डियर एस्पायरेंट्स, हमारा पिछला वीडियो मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड था, जिसमें मैंने मौर्य साम्राज्य से जुड़े विभिन्न राजाओं और उनके द्वारा किए गए क्रियाकलापों और साम्राज्य विस्तार के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। और उसी वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि मैं आपके लिए जो महत्वपूर्ण राजा हैं या सम्राट हुए हैं उनसे रिलेटेड मैं सेपरेट वीडियोस लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए हाजिर हुआ हूँ चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड ये सेपरेट वीडियो। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस वीडियो को आप प्लीज़ देखकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है चंद्रगुप्त मौर्य और उसके साम्राज्य के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो मैंने आपको बता दिया था कि जो मौर्य एम्पायर था, मौर्य जो साम्राज्य था, उसके जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो सबसे पहला जो सम्राट है, हम आज चंद्रगुप्त मौर्य जो कि 322 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा था उसके बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन फिर भी उससे पहले जरा इनके जन्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी में राजगद्दी पर बैठा था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 322 बीसी से 298 बीसी तक का उसका काल रहा है, लेकिन उसका जन्म जो हुआ था 340 बीसी में। टाइमलाइन से रिलेटेड जो भी आपके पास क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज़ जाकर मेरा ये टाइमलाइन वाला वीडियो देख लीजिए, इसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो 340 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। किसके घर? इनके पिता का नाम था सर्वार्थ सिद्धि मौर्य। सर्वार्थ सिद्धि मौर्य के घर चंद्रगुप्त मौर्य। उस समय तक इनको पता भी नहीं था कि मेरा बेटा ये चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जन्म लेगा। तो सर्वार्थ सिद्धि मौर्य के पुत्र के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य ने जन्म लिया। कब? 340 बीसी में। और वो लगभग 18 से 20 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठ गया था, लगभग 322 ईसा पूर्व में। बात करते हैं टाइमलाइन की, तो 0 to 1 हमारा रेफरेंस पॉइंट है। क्राइस्ट एरा, ईसा का जन्म का एरा जो होता है, उससे पहले ईसा पूर्व आता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ईसा पूर्व, 10वां ईसा पूर्व, 100वां ईसा पूर्व, इस प्रकार से 300वां और 322वां। तो 322 ईसा पूर्व लगभग यहाँ रहा होगा, और पीछे बढ़ेंगे तो लगभग 340 ईसा पूर्व यहाँ रहा होगा। तो 340 ईसा पूर्व में उसने जन्म लिया। फिर टाइम धीमे धीमे पास हो रहा है और 322 ईसा पूर्व में उसको राजगद्दी मिल जाती है। और उसके बाद से उसका शासनकाल कब से कब तक चला? 298 बीसी तक। तो दोस्तों, ये हमारा शासनकाल का समय है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? दोस्तों, जब भी इतिहास के बारे में जानकारी होती है तो हम कुछ या तो पुरातात्विक साक्ष्य होंगे या उसके कुछ किताबों में उसका वर्णन लिया गया होगा। कुछ इसी प्रकार से हम इसके कुछ साक्ष्यों के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जो विस्तृत जानकारी जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें मिलती है, इतिहासकारों को जो मिली है, वो इंडिका में मिली है। इंडिका क्या है? इंडिका एक बुक लिखी गई है जिसके लेखक थे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज जो था, अभी मैं इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो मेगास्थनीज ने जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, विदेशी जो यात्री था, वो उसी के पास रहा, चंद्रगुप्त मौर्य के पास, और पूरे जीवन काल में जो जो भी उसने देखा, सुना, समझा, उसके पूरे क्रिया कार्यकलापों को देखकर फिर उसने एक पूरा वृत्तांत लिखा। उसको उसने अपनी किताब इंडिका नामक जो किताब थी उसमें संकलित समाहित कर लिया। और इसी प्रकार से हम लोगों को मौर्य साम्राज्य की सबसे विस्तृत जानकारी जो है इंडिका नामक किताब में मिलती है, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी? मेगास्थनीज के द्वारा। तो अब देखते हैं, सबसे पहले एक बात डाल देते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं केवल और केवल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की बात कर रहा हूँ। जब इसने स्थापना की तब तमाम इसने विभिन्न युद्धों को जीता, विभिन्न जगहों पर अपने साम्राज्य फैलाए और अपने राज्य की स्थापनाएं करी। तो क्या आप इसमें देख रहे होंगे कि सबसे जो ईरान से उसने जब
ईरान और उधर यूनान से जब लोगों को हराते हुए आया। यूनान में किसको उसने हराया? सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। कहाँ का शासक था सेल्यूकस निकेटर? यूनान का। यूनान बोलते हैं ग्रीस को, तो ग्रीक राजा था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो कि ग्रीक था, तो वहाँ के लोगों ने, चूँकि चंद्रगुप्त मौर्य को ने सेल्यूकस निकेटर यानी कि यूनानी शासक को हराया था, तो यूनान के लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य न कहकर उसको बोला सेंड्रोकॉट्स, चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त ना बोलकर उन लोगों से शायद गलती से निकल गया सेंड्रोकॉट्स। तो सेंड्रोकॉट्स ही इसका दूसरा नाम भी बोला जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनान में जाकर सेल्यूकस निकेटर को हराया और वहाँ हरा कर सेल्यूकस निकेटर से फिर सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से संधि कर ली और कुछ सैकड़ों हाथियों के बदले में बहुत सारी राजधानियाँ सब चंद्रगुप्त मौर्य के हवाले कर दी। और इतना ही नहीं, उसने अपनी पुत्री हेलेना के विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। हालांकि इसका वर्णन हर जगह नहीं मिलता है, कुछ एक जगह पर मिलता है, लेकिन हम उसको एक कहानी के रूप में देख रहे हैं। तो सेल्यूकस निकेटर ने हारने के बाद फिर संधि की। संधि में कुछ 800 हाथियों के बदले में अपने सभी राज्य लगभग चंद्रगुप्त मौर्य के हवाले कर दिए। उसी के संरक्षण में पाले जाने लगे और साथ में ही अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिए। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनकर आता है, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किससे हुआ? हेलेना से हुआ। हेलेना किसकी पुत्री थी? सेल्यूकस निकेटर की। सेल्यूकस निकेटर कहाँ का शासक था? सेल्यूकस निकेटर यूनान का शासक था। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। वही मेगास्थनीज जिसने इंडिया नाम की पुस्तक लिखी। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया, पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया, तो ये सब लोग भारत आ गए, इस भारतवर्ष में आ गए। और इसी पुत्री हेलेना के साथ साथ सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत को भी, मेगास्थनीज को भी चंद्रगुप्त मौर्य के पास ही भेज दिया था कि जाओ इनके साथ बैठकर पूरे शासन व्यवस्था देखो, संभालो और अपनी पुत्री जो हेलेना है उसका भी ध्यान रखो। तो मेगास्थनीज इसलिए आया और वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ रहा और रहकर उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। अब जब भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य फैल रहा था या फैल चुका था, तो भारत में जब हम बात करते हैं, भारत ये आपका दक्षिण जो पोर्शन है भारत का, दक्षिण भारत है, यहाँ पर कुछ आपका गुजरात ऐसे करके, ये आपका जम्मू कश्मीर और इस प्रकार से। आपको केवल रेफरेंस के लिए मैंने बनाया, भारत ऐसा नहीं, भारत अपना बहुत ही सुंदर सा भारत है। तो अब देखिए, इसका जो साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य का, इसको ऐसे ही चक्रवर्ती सम्राट नहीं कहते हैं। कैसे? ईरान लगभग रहा होगा इस साइड में, यहाँ पर, यहाँ से लेकर जम्मू कश्मीर पूरा, जम्मू कश्मीर से लेकर बंगाल ये पूरा और कर्नाटक ये पूरा, तो लगभग इसका इतना राज्य रहा होगा। अगर हम भारत की बात करते हैं तो लगभग पूरा का पूरा भारत इसके पास ही था। एक अर्धचंद्राकार की शेप में इसका पूरा राज्य था। इसीलिए इसको विश्व विजयी भी बोला जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य चक्रवर्ती सम्राट के पदवी पर आता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य इतना शक्तिशाली राजा था जिसने अपने राजकाज से और अपने बल से लगभग सभी जो महत्वपूर्ण राजा थे, मेन राजा उस समय हुआ करते चक्रवर्ती सम्राट, उनको भी हराकर उनकी सारी अर्थव्यवस्था, उनके सारी राज्य व्यवस्था को अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया था। दोस्तों, जब यूनान से लोग यहाँ पर आए, यूनानी शासकों ने उसको सेंड्रोकॉट्स भी कहा, तो साथ ही साथ यूनानी शासकों ने बहुत सारी चीज़ें कहीं, क्योंकि उनको यहाँ के भाषाओं से थोड़ा सा उनका ज्ञान पूरा नहीं था, तो वो पाटलिपुत्र को भी वो पॉलीब्रोथा नाम से कहते थे। ये एक बार क्वेश्चन आया था कि पॉलीब्रोथा किसका दूसरा नाम है, तो पॉलीब्रोथा पाटलिपुत्र का ही दूसरा नाम है, अर्थात पाटलिपुत्र को हम पॉलीब्रोथा नाम से भी जानते हैं। हम न जानकर यूनानी जो लोग हैं वो पॉलीब्रोथा कहते थे उस समय। अब चंद्रगुप्त मौर्य, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कि ये जैन मतानुयायी था। 2 राजा जैन मतानुयायी रहे हैं,
जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य और इनके पुत्र बिंदुसार ये जैन मतानुयायी रहे थे। और उसके बाद जो अशोक था, अशोक ने अपने राज्य शासन काल में बौद्ध धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा पालन पोषण किया था। तो जैन मतानुयायी होते हुए ये जैन धर्म से, उनके धर्म ग्रंथों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था, उनसे उन्हीं से सारी शिक्षाएं लेता था। और इसने सब जगह आक्रमण करके इसने बहुत ही अच्छी खासी सेना का निर्माण कर लिया था। सेना में बात बताऊं मैं आपको, 6 लाख तो केवल पैदल सैनिक, पैदल लोग थे। जो 6 लाख सैनिक थे वो उसके पास थे, जिसमें 50,000 के करीब घुड़सवार थे और 9,000 हाथी थे। और इसके अलावा 800 रथ का पूरा संकलन था। अब आप इतने से ही सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी सेना उसके पास रही होगी और इतनी बड़ी सेना क्या क्या नहीं जीत सकती है। इसीलिए उसने लगभग आपके पूरे भारत को ही अपने एक छत्र शासन में कर लिया था। आप इसको भारत को विजयी न कहकर आप भारत का एक छत्र राज्य कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास भारत की एक छत्र राज्य काज का पूरा शासन कार्यभार था। जिससे क्या होता है, देखिए, एक छत्र होने का मतलब ये होता है कि अब लगभग सब कुछ आपके कंट्रोल में है। आप उसको अच्छे से सजा सकते हैं, संवार सकते हैं और जैसा मन चाहे वैसा कर सकते हैं। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रजा के लिए केवल भलाई के ही काम किए, अच्छाई के लिए काम किए। क्यों? इससे पहले जनता बहुत बुरी तरह से त्रस्त हो चुकी थी जब तक धनानंद, इससे पहले जो नंद वंश था, चंद्रगुप्त मौर्य वंश से पहले नंद वंश था, उसका जो शासक था बहुत ही क्रूर था, बहुत ही अत्याचारी था। उसने प्रजा को बहुत लूटा, बहुत कर लगाए। इसी से तंग आकर तो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मारा और मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो अब पूरे राज्य काज को संभाला, काफ़ी समय तक संभालते रहे और उसने इतनी सेना को इकट्ठा कर लिया था और धीमे धीमे अपना साम्राज्य बढ़ाता चला गया। दोस्तों, इसने अपने शासनकाल में 2 प्रकार के न्यायालयों की भी स्थापना की। ये 2 प्रकार के न्यायालय, धर्मस्थी या कंटक शोधन, जिसको आजकल हम लोग दीवानी और फौजदारी भी कहते हैं। तो धर्मस्थी यानी कि दीवानी, कोई भी आपका कोई धर्म से जुड़ा काम है, कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होगा तो इस प्रकार से चीज़ें। फौजदारी में अब जैसे इसके 2 नाम है, आप दीवानी फौजदारी आप भूल जाइए। बहुत ही क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है, धर्म 2 प्रकार के न्यायालय में से कौन सा नहीं है। आपसे 4 न्यायालय बोल दिए जाते हैं, 2 तो दिए होते, 2 और होते हैं। आपसे पूछा जाता है 1 2 3 1 2 3 4। तो केवल 2 प्रकार के न्यायालय हुआ करते थे मौर्य साम्राज्य में, मौर्य वंश में, धर्मस्थी और कंटक शोधन। तो इनको आप जरूर से ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से पूरी की पूरी शासन व्यवस्था को चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत अच्छे से संभाला और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करता गया। और जब उसने अपने जीवन के अंतिम काल में इस प्रकार की सब चीज़ों को छोड़ दिया, उसने क्या किया, उसने अपने पुत्र बिंदुसार को राजगद्दी सौंप दी और क्या किया, वो अपने जैन धर्म के गुरु जैन मुनि के पास चले गए, वहाँ से उनसे शिक्षाएं ली, कुछ उपदेश लिए और श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जाकर संथारा प्रथा से मृत्युदंड, आप कह सकते हैं, संथारा प्रथा से उसने अपने जीवन की समाप्ति कर ली। अब आपको बताना चाहूँगा ये संथारा प्रथा या संलेखना प्रथा क्या होती है। इसका हाई कोर्ट में अभी काफ़ी ज़्यादा गुजरात में इसका वो हुआ था विरोध, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया। क्या था, जैन धर्म में एक मत है कि कोई भी कभी भी किसी भी समय अपनी इच्छानुसार आत्महत्या कर सकता है, मृत्यु ले सकता है। किस प्रकार से, आप भोजन को त्याग दीजिए, भोजन को त्याग करके आप शरीर त्याग रहे हैं तो इसको एक आत्महत्या की श्रेणी में माना जाता है। तो हाई कोर्ट में एक अर्जी दी गई थी कि इस आत्म शरीर त्याग को आत्महत्या की श्रेणी में करार दे देना चाहिए, लेकिन वहाँ पर इसको सही भी माना गया। जो गुजरात हाई कोर्ट था, गुजरात हाई कोर्ट ने जो अर्जी दी थी लोगों ने कि आप इसको आत्महत्या की श्रेणी में कर दिए, तो गुजरात हाई कोर्ट ने कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये अर्जी गई तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि
जो जिसका मत होता है वो उस मत पर पूरी तरह से रह सकता है, क्योंकि ये उसका खुद का अधिकार है। उसके जीवन पर किसी और का अधिकार नहीं हो सकता है, ना तो जीने पर ना मरने पर। तो हालांकि कोर्ट ने इसको आत्महत्या न कहकर संथारा प्रथा को वैसे का वैसा ही रहने दिया है। तो संथारा प्रथा मैंने आपको बताया क्या होता है, कई बार आता है, तो आप इसमें यही बताएंगे कि वो प्रथा जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना स्वयं का आत्म शरीर त्याग कर दे किसी भी प्रकार से, चाहे वो भोजन का त्याग करके कुछ ना खा पी कर लंबे समय तक अपना ऐसे ही जीता रहे और धीमे धीमे उसका शरीर गलकर स्वयं खत्म हो जाता है, अंदर से प्राण निकल जाता है। तो एक प्रकार से संथारा प्रथा या संलेखना प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो 322 से लेकर 298, 322 में राजगद्दी पे बैठा था, लेकिन जन्म 340 में हुआ था और 298 में उसकी मृत्यु हुई BC में, बिफोर क्राइस्ट में। तो कहाँ पर मृत्यु हुई, बहुत क्वेश्चन आता है। श्रवणबेलगोला ये कहाँ पर है, कर्नाटका में है। और किस प्रकार से उसने अपने आप को शरीर त्यागा, उसको संथारा या संलेखना प्रथा के द्वारा उसने शरीर त्यागा। दोस्तों उम्मीद है चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड ये जो आपके इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन से समझ में आ गए होंगे और पूरी कहानी आपको जो हमारी हिस्ट्री की पूरी सीरीज है कहानी के तौर पे पूरी अच्छी लग रही होगी। दोस्तों ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर कर दें, और हालांकि पूरी आप जो हिस्ट्री की सीरीज है उसको भी पूरा शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, और आप अपने सहपाठियों को भी इस वीडियो के बारे में बताएं, उनको शेयर करके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम दूसरे राजा के बारे में बात करेंगे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, बिंदुसार। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य चल रहा है, मौर्य साम्राज्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्लेलिस्ट पूरी हिस्ट्री की तैयार हो रही धीमे धीमे, आप हमारे साथ यूं ही ट्यून इन रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।